हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 12 मैन नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो देखो, जैसे अपने बाकी ऑर्गेनिज्म है वैसे के वैसे ह्यूमन जो है वो बहुत सारी चीजों से सराउंडेड है। और ह्यूमन के चारों तरफ की लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक साथ मिलकर ह्यूमन का एनवायरनमेंट बनाती है। उस एनवायरनमेंट में जो लिविंग चीजें हैं उनको अपन कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनको कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। जैसे एयर, सॉइल, लाइट, ये ए बायोटिक कंपोनेंट है। आसपास के जो और अदर एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब क्या कहलाते हैं? बायोटिक जो कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। ह्यूमन जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए इन आसपास की चीजों को, चाहे वो बायोटिक है चाहे एबायोटिक चीजों को, डायरेक्टली या उनको बाद में मॉडिफाई करके यूज करता रहता है। तो ह्यूमन के द्वारा या ह्यूमन से जो भी चीजें यूज की जाती है उन सारी चीजों को क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। Every object that is used directly or indirectly by human is called resources. रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होगी कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करे। डायरेक्टली मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में उसी फॉर्म में यूज करे। इनडायरेक्टली मतलब या तो उन्हें मॉडिफाइड करके यूज करे या उनको यूज करे जो रिसोर्सेज अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? अपने रिसोर्सेज कहलाएंगे। दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मॉडिफाइड रिसोर्सेज। नाम से क्लियर है, नेचुरल रिसोर्सेज वो होंगे जिन्हें वो उन्हीं ओरिजिनल फॉर्म में क्या करता है? यूटिलाइज करता है। जबकि मॉडिफाइड रिसोर्सेज कौन से होंगे? जिनमें कुछ चेंजेज करके क्या किया जाता है? उनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट रिसीव फ्रॉम नेचर। हर वो ऑब्जेक्ट जो नेचर से रिसीव किया जाए और उसे ह्यूमन डायरेक्टली यूज करे विदाउट उसमें कोई चेंज किए, उसको अपन क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज। सबसे पहले किसके बेस पे देखते हैं? डेवलपमेंट और यूज के बेस पे देखते हैं। तो अगर ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट का मेरा मतलब यह है कि उसकी क्वांटिटी पता है या नहीं, कि मतलब अभी नेचर में वो रिसोर्सेज कितना है वो पता है या नहीं। और यूजेज मतलब उसका यूज अभी कर रहे हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल रिसोर्सेज और एक होता है पॉसिबल रिसोर्सेज। जो एक्चुअल रिसोर्सेज है वो है उसकी क्वांटिटी नॉन है, मतलब ज्यादा है, कम है, कितना है, वो सब अपन को पता है और एट प्रेजेंट अपन उसको यूज भी कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे कोल, पेट्रोलियम, सॉइल, ये सब अभी अपन एट प्रेजेंट यूज भी कर रहे हैं और अपन को इनकी क्वांटिटी के बारे में पता भी है। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो है पॉसिबल रिसोर्सेज। पॉसिबल रिसोर्सेज कौन से होंगे? ऐसे रिसोर्सेज को पॉसिबल रिसोर्सेज कहते हैं जिनकी नंबर और क्वांटिटी अननोन है, पता नहीं है कि कितना हो सकता है, कितना है, और साथ ही में उसे अभी यूज नहीं कर रहे। अपन ऐसे टेक्निक डेवलप कर रहे हैं जिससे फ्यूचर में उनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को पॉसिबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। हो सकता है कि कोई रिसोर्सेज जो आज एक्चुअल रिसोर्सेज की तरह दिख रहा है, हो सकता है कुछ टाइम पहले वो कैसा था? पॉसिबल रिसोर्सेज था। और आज कोई पॉसिबल रिसोर्सेज है, वो हो सकता है आज के आने वाले 10-15 साल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए? एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम से अपने जैसे आप सबको मालूम होगा एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूरेनियम का यूज किया जाता है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। वैसे वैसे एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें क्या करते हैं? इस यूरेनियम को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, फिर उससे बिजली वगैरह जनरेट करते हैं। तो ये एक फ्यूचर मतलब काम है जिसको अपन एनर्जी की तरह यूज कर पाएंगे। तो ये एक पॉसिबल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल है जैसे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से विंड मिल बनाते हैं। तो आज से अगर 20-25 साल पहले देखते तो वो एक पॉसिबल रिसोर्सेज था, क्योंकि उस समय सिर्फ कंसेप्ट आया था कि विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ऐसी विंड मिल डेवलप हो गई है, बड़ी बड़ी जगह पर लगाई भी जा चुकी है। तो अब ये एक तरह का क्या एक्चुअल रिसोर्सेज है। तो कोई भी रिसोर्सेज जो अभी पॉसिबल दिख रहा है वो बाद में एक्चुअल भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज लिविंग है या नॉन लिविंग है? अगर लिविंग है तो उसे बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे, नॉन लिविंग है तो ए बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। एकदम सिंपल सा।
जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन खुद एक तरह का क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। और नॉन बायोटिक में कौन सा आ जाएगा, एयर, सॉइल, लाइट, जो भी नॉन लिविंग थिंग है। अगर आप सोच रहे हैं ह्यूमन कैसे रिसोर्स है, तो एक ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को यूज तो करता ही है ना किसी काम के लिए, या काम का मतलब वो नहीं है कि खाना, किसी भी फॉर्म में कुछ भी यूटिलाइज करना रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहां कहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर क्या वो चीज, जो पर्टिकुलर चीज है वो सब जगह अवेलेबल है, जैसे एयर सब जगह अवेलेबल है, लाइट सब जगह अवेलेबल है, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। और ऐसा कोई रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर जगह पर होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह है, आपको पता है, जो जैसे ऐसे इलाके हैं जैसे खाड़ी एरिया जो है वहां पर ज्यादा होता है, जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन जगह पर ये पेट्रोल ज्यादा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, लोकल रिसोर्सेज कहलाएगा। बोले तो उस पर्टिकुलर जगह पर है। देखो एक अपन को आम जिंदगी में एक मिसकंसेप्ट है, अपन समझते हैं लोकल का मतलब खराब होता है। लोकल का मतलब होता है उस पर्टिकुलर जगह का। जैसे मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, तो मैं यहाँ जोधपुर का क्या कहलाऊंगा, लोकल रेजिडेंट कहलाऊंगा। लोकल का मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर जगह का हो। तो अगर रिसोर्सेज जो है वो किसी एक जगह पर ज्यादा मिलते हैं या एक जगह से ही मिलते हैं, तो उन्हें लोकल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे कॉपर, आयरन वगैरह, ये जनरली एक पर्टिकुलर जगह पर क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। और यूनिवर्सल कौन से कहलाएंगे, जो सब जगह मिलते हैं, जैसे एयर, लाइट वगैरह। एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो एकदम सिंपल सा है, रिन्यूएबल वो सोर्स कहलाएंगे, नेचुरल सोर्स कहलाएंगे जिनको अपन यूज करते हैं और उनके स्टॉक अनलिमिटेड है, मतलब मुझे ये डर नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे। और इनकेस उनके स्टॉक लिमिटेड हो तो वो इतने जल्दी वापस बन जाते हैं कि मुझे उनके खत्म होने का कोई ऐसा डर सा नहीं। तो वो रिसोर्सेज जिसे मैं यूज करता हूं और वो फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन्हें अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यूज कर सकता हूं, उनके स्टॉक अनलिमिटेड समझ सकता हूं, या उनके वापस बनने की जो रेट है वो बहुत फास्ट है। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, रिन्यूएबल। जैसे लाइट एनर्जी रिन्यूएबल है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि खत्म हो जाएगी। एयर क्या है, रिन्यूएबल, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि खत्म हो जाएगी। लेकिन कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अब नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं, देखो कोल जो है उसके स्टॉक लिमिटेड है। आप सबने शायद पढ़ा हो कभी कि कोल कैसे बनता है, जो मतलब फॉसिल्स फ्यूल कहलाता है ये। तो जो अपने प्लांट, एनिमल कुछ है वो कंप्रेस हो गए, मतलब नीचे दब गए जमीन में, और उसके टाइम के साथ डिग्रेड होने से कोल बने। तो आप सोच रहे होंगे कि तो वापस बन ही रहा है, लेकिन उन्हें वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तो वो रिन्यूएबल में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, रिसोर्सेज दैट कैन मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, और अपन क्या कह सकते हैं, रिसोर्सेज जिनके अनलिमिटेड स्टॉक हो, या फिर कैन प्रोड्यूस इजीली, वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, अपने रिन्यूएबल कहलाएंगे। नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, कांट बी मैन्युफैक्चर्ड, या तो बना नहीं सकते, और यूज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते, या फिर उनके स्टॉक लिमिटेड है, या उन्हें वापस बना सकते हैं तो उनके रिक्रिएशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसे क्या कहलाएंगे, नॉन रिन्यूएबल, जिसमें क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, एक और चीज, पेट्रोलियम वर्ड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब आ जाता है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो अपने है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मन में पहला क्वेश्चन उठता है, मैनेज करना ही क्यों है, क्यों करना है अपन को मैनेज। तो देखो, आज से जो ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है अपने लाइवहुड के लिए, जीने के लिए। तो बहुत टाइम पहले, एंसेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम थी कि भाई उस समय प्रिमिटिव ह्यूमन जो था वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी नीड के लिए यूज करता था, मतलब जो जरूरत थी उसके लिए यूज करता था। जैसे अगर कोई उस टाइम में कोई ह्यूमन अगर जंगल से लकड़ी काट के लाता था, तो उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि उस लकड़ी को वो क्या करेगा, घर पे बर्न करेगा और उससे खाना वाना बनाएगा। ज्यादा ज्यादा वो 1-2 बंडल किसी आसपास किसी को बेच देगा और थोड़ा अर्न भी कर लेगा, बस इतना। साथ ही में एट दैट टाइम पॉपुलेशन भी क्या थी, बहुत कम थी, जिससे जो डिमांड थी वो बहुत नीचे थी। ठीक है, और साथ में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी इतनी कुछ खास नहीं थी। जैसे मान लो एक ह्यूमन को मैं बोलूं कि ये जंगल है, इसमें से लकड़ी काटनी है, तो एक दिन में कितनी काट पाता। तो ये सब की वजह से उस समय रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उसको यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही कम था। ठीक है, और देयर इज नो नीड ऑफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट। उस समय ना तो कोई नीड थी कंजर्व करने की, ना मैनेज करने की। लेकिन टाइम के साथ टाइम चेंज हुआ और ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को, ये लाइन पे जोड़ दूंगा मैं, नीड के साथ ग्रीड के लिए भी यूज करने लगा, मतलब लालच बढ़ने लगा। जैसे अभी अगर कोई ह्यूमन को वही लकड़ी वाला एग्जांपल दिया जाए,
तो वो जो है वो इतना नहीं काटेगा उस लकड़ी को कि वो एक दिन का अर्न कर सके। वो सोचता है कि क्यों ना ऐसा करूं कि सारे जंगल की लकड़ी एक साथ ही काट दूं, तो सारी एक साथ काट दूंगा तो फिर मेरे को सिर्फ बेचना बेचना रहेगा। ये ग्रीड कहलाता है। जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया चीजों को, यूटिलाइजेशन, उनका कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा कर लिया। तो अब उसकी नीड के साथ उसका लालच भी बढ़ता जा रहा है। साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जिससे डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो गई है, ठीक है। और साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया जिससे रिसोर्सेज को वो और ज्यादा कैपेसिटी से यूज कर सकता है। जैसे अगर अब लकड़ी काटनी हो, मुझे एक जंगल हटाना हो, तो मैं 10-15 दिन में पूरा जंगल साफ कर सकता हूं, लेकिन पहले ये किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इन सब चीजों के साथ साथ टाइम के साथ में ह्यूमन जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा चीजों को यूज कर रहा है। और ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये रिसोर्सेज खत्म ही हो जाए। एग्जॉस्ट होने का मतलब खत्म हो जाएगा, और ऐसे केस में ह्यूमन को खुद को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्या जरूरत है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जब ऐसी बात आती है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, तो लोग को कुछ मिसकंसेप्ट हो जाते हैं। पहले अपन उस मिसकंसेप्ट को देखते हैं कि क्या क्या लोग सोच लेते हैं कि कंजर्व करने का क्या क्या मीनिंग है। तो ये मीनिंग नहीं है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो 3 पॉइंट बता रहा हूं, ये मतलब नहीं होता कंजर्व करने का। तो क्या नहीं होता? पहला कि कुछ लोग सोचते हैं कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मतलब दिस शुड बी यूज मिजरली, मतलब उन्हें कंजूसी से यूज करो, मतलब कम कम यूज करो ना, ये मतलब नहीं है उसका, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी रिक्वायरमेंट जितना तो यूज करना है, बस उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा नहीं करना है। कंजर्व करने का ये मतलब नहीं है आपको नीड है मान लो 5 बोतल पानी की, तो 5 बोतल यूज करो। कंजर्व करने का मतलब ये 5 से ज्यादा यूज करके उसे रखो मत फालतू ऐसे ही कि भाई और ज्यादा लालच और ज्यादा पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जितना जरूरत हो उतना यूज करना, उससे कम यूज करने को कंजर्वेशन नहीं कह रहा। नॉट टू यूज रिसोर्सेज एंड ओनली प्रोटेक्ट देम। कंजर्व का मतलब ये भी नहीं होता कि रिसोर्सेज को खाली प्रोटेक्ट करके रखो, उसे बिल्कुल यूज ना करो, ये भी कंजर्वेशन का मतलब नहीं होता। नेक्स्ट, इंस्पाइट देयर नीड दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इस रिसोर्सेज की अभी जरूरत है लेकिन इसे बचा के रखो, भाई भविष्य में यूज करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे, ऐसा भी मतलब वो कंजर्वेशन का नहीं होता। तो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? तो कंजर्वेशन का मीनिंग ये है, प्लान सेंसिबल एडिक्यूट यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लान मतलब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। सेंसिबल मतलब किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना। एडिक्वेट मतलब जितनी नीड हो उतना तो यूज करना ही है। यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट रिक्वायरमेंट फॉर मोर पीपल, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो सके फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ज्यादा लंबे समय तक ये बने रह सके, ठीक है। ये अपना क्या कहलाता है? जुडिशियस यूज और कंजर्वेशन कहलाता है। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राइट द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये लगभग इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो इसको मैंने प्रॉपर वे में लिख दिया। पहला तो लिखा है कि विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज डिमांड एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंक्रीज हिज कैपेसिटी टू यूज दीज रिसोर्सेज। और इन सब चीजों से वो जरूरत से ज्यादा यूज कर रहा है। सो दीज रिसोर्सेज मे एग्जॉस्ट सून। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि वो खत्म हो सकते हैं, इसलिए उनको कंजर्व करना जरूरी। सेकंड, कंजर्वेशन इज नीड टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा यूज करने से भी बचाता है। नेक्स्ट है, कंजर्वेशन इज नीड टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। कंजर्वेशन इज नीडेड टू बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूजेज। मतलब एक बैलेंस बनना चाहिए। जैसे मान लो मैं पेड़ है, ट्री है, इसको यूज कर रहा हूं, तो मैं कितने ट्री कट कर रहा हूं उतने ट्री मुझे वापस लगा देने चाहिए, तो ये बैलेंस हुआ। मैं सिर्फ ट्री को कट करता जा रहा हूं, लगा नहीं रहा हूं, तो ये इम्बैलेंस हो गया। तो कंजर्वेशन की नीड इसलिए भी है कि अपन को उसका क्या बनाना चाहिए, जो कंजप्शन और प्रोडक्शन का है वो बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ रिसोर्सेज आर कंजर्व दे आर अवेलेबल फॉर मोर पीपल एंड अपकमिंग जनरेशन। अगर रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो वो अपकमिंग जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहेगी। अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे, उसे यूज कर पाएंगे। जैसे मान लो दुनिया का कोई बहुत अमीर आदमी है, वो दुनिया की सारी वुड कट करके खुद के यहाँ रख दे, तो इस तरीके से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बाकी के लोगों के लिए अवेलेबल भी नहीं है और सारी वुड एक साथ ही कट कर दी उसने, ठीक है। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन इम्बैलेंस अकर।
अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो नेचर में इम्बैलेंस होगा, और ये इम्बैलेंस जो है वो ह्यूमन के खुद के एग्जिस्टेंस के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे ओवर एक्सप्लॉइट करने से, तो इन फ्यूचर या वो ह्यूमन करेगा क्या, उसके खुद के ऊपर भी ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो सारे पेड़ कट कर दिए जाए, एट प्रेजेंट भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उस ह्यूमन को खुद को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ड्यू टू ऑल दीज रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व फॉर नेचुरल बैलेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचर में भी अच्छा रहे नेचर, और अपन ह्यूमन लोग्स की भी लाइफ बनी रहे, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है वे और मेथड ऑफ कंजर्वेशन। अब कंजर्व करना कैसे है वो बताओ। तो सबसे पहले रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्लान मैनर इन बेनिफिशियल वर्क। मतलब रिसोर्सेज को वहां यूज करना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो, सिर्फ ऐसे फालतू ही यूज नहीं करना है, ठीक है। जहां जरूरत हो वहां पर यूज करें और प्लानिंग करें कि किस रिसोर्सेज को कहां यूज करना है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल। इस पॉइंट को मैं समझा देता हूं। देखो जनरली जैसे दो रिसोर्सेज है, तो कभी कभी ऐसे होते हैं एक रिसोर्सेज दूसरी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, अपन ऑक्सीजन टेक करते हैं, तो ये एक तरह का रिसोर्सेज है, पर वो ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है। तो अपन ऑक्सीजन का ध्यान रख रहे हैं लेकिन प्लांट का ध्यान नहीं रख रहे, तो अपन भूल रहे हैं कि अगर प्लांट खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपन को सिर्फ एक दो रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना, अपन को सारे रिसोर्सेज पे इस तरीके से फोकस करना है कि कोई एक जरूरत से ज्यादा यूज ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसके खत्म होने का मतलब कुछ और भी खत्म हो जाएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल सारे खत्म हो जाए तो फूड चेन बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो भी ह्यूमन को ही देख सवेर क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो अपने को दिख रहा है कि ये रिसोर्सेज काम का उसको ही कंजर्व करना है, सब रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड सर्च एंड शुड डेवलप, यहां पे सर्च लिख देना, SEARCH कर देना, ठीक है। सर्च एंड शुड डेवलप अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मान लो कोल है, पेट्रोलियम है, ये अपन फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो अपन को कुछ और रिसोर्सेज बनाने चाहिए और टेक्निक डेवलप करनी चाहिए जिससे कुछ और चीजों को भी अपन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आजकल क्या करते हैं, एक पावर अल्कोहल बना है जिसमें क्या करते हैं कि पेट्रोल के साथ कुछ अमाउंट में अल्कोहल मिक्स करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, तो ये क्या है, अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं पर कि पेट्रोल का कंजप्शन कम करे ताकि दूसरी चीजों को यूज कर पाए, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्रायोरिटी बेसिस। ये ध्यान रखना है कि किस रिसोर्सेज को कहां यूज करना है। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, जैसे सीएनजी है, सीएनजी को अपन गाड़ियों में यूज कर सकते हैं और वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन सीएनजी इतना अवेलेबल नहीं है इंडिया में, या इतनी सप्लाई नहीं है कि पूरे भारत में यूज कर सके। तो अपन को सीएनजी को उस जगह यूज करना चाहिए जहां पॉल्यूशन की ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे दिल्ली वगैरह में ये यूज होता है, लेकिन बाकी जगह गाड़ियों में सीएनजी यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये अपन को समझना चाहिए। जैसे अपन एलपीजी के सिलेंडर है जो घरों में यूज करते हैं, तो इसे अपन को गाड़ियों में यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में मॉडिफाई करा के एलपीजी के सिलेंडर यूज करने लग जाते हैं। ये दोनों ही खराब है। एक तो बेसिकली वो प्रायोरिटी बेसिस पे यूज नहीं हो रहा उसका, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस भी रहते हैं, एलपीजी का सिलेंडर फट भी सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बोथ बेसिस पे क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये तो मतलब जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट का है, या गवर्नमेंट सोचे ये तो तब होगा जब आम आदमी ये करेगा। दोनों को ही करना पड़ेगा। हर पर्सन को अपने हिस्से का नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का तरीका क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और उसे कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या होता है, एक अगर बहुत ही लार्ज जगह पर अगर ट्री लगा दिए जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। अब लगाएंगे क्या, नेचुरली भी कहीं कहीं फॉरेस्ट होते हैं और अपन उस फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ा सकते हैं। हालांकि आज जैसा अपन कर रहे हैं वहां फॉरेस्ट के एरिया को घटा रहे हैं, लेकिन अपन बढ़ा भी सकते हैं। तो अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्री वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है, तो सबसे पहला देखो, फॉरेस्ट जहां पर होगा वो एक आइडियल जगह होगी किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स और अदर प्लांट, ठीक है। छोटे मोटे जो प्लांट होते हैं उनके लिए और एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छी सी जगह है। और जब अर्थ बनी थी उसके बाद में फॉरेस्टेशन हुआ होगा किसी टाइम पीरियड तक, उसके बाद में इवोल्यूशन वगैरह और भी रैपिड पेस से हुआ होगा, किसमें, इसी फॉरेस्ट में। मतलब फॉरेस्ट में बेसिकली वाइल्ड लाइफ भी सर्वाइव कर सकती है, छोटे मोटे एनिमल्स, और साथ ही साथ में क्या होते हैं जो प्लांट्स होते हैं छोटे, वो भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो फॉरेस्ट उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
सेकंड, कंट्रोल रेन एंड प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू एटमॉस्फेयर। जहां फॉरेस्टेशन ज्यादा होता है उसके आसपास की जो एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर अमाउंट में रहती है, और साथ ही में उस जगह पर क्या होगा, बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम इरोजन। देखो जो फॉरेस्ट जो होते हैं तो वहां पे बहुत सारे ट्री होंगे, और ट्री जो होता है उसकी जो रूट होती है वो सॉइल को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। और पास में दूसरा ट्री, फिर तीसरा ट्री, तो जो उनके बीच की सॉइल है एकदम ऐसे बाइंडली होती है, टाइटली बाइंड रहती है। और इस वजह से जब वहां से पानी मूव करता है या तेज हवा चलती है तो उसके साथ जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली टॉप फर्टाइल लेयर होती है वो मूव नहीं करती। सॉइल की सबसे ऊपर वाली टॉप फर्टाइल लेयर का हटना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। अगर वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट हेल्प टू कीप एनवायरमेंट क्लीन एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2। ये पॉल्यूटेंट्स वगैरह को हटाने का काम भी करता है, ये नॉइस को भी कम करता है, और साथ में O2 और CO2 का बैलेंस भी बनाए रखता है। CO2 को प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और बदले में क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। अगर फॉरेस्ट है तो उसमें वाइल्ड लाइफ रहेगी, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, हैबिटेट बोले तो घर होगा, तो वहां पे वो आराम से सरवाइव कर पाएंगे। अगर तुम सारे फॉरेस्ट कट कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ कहां जाएगी, तो फिर वो दूसरी जगह जाएगी, या तो वो लोगों को मारेंगे या लोग उन्हें मारेंगे, या फिर वो खुद ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी क्या होते हैं, फॉरेस्ट जरूरी होता है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करवाते हैं अपन को भी। टिम्बर मतलब वो वुड जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कुछ फर्नीचर वगैरह ऐसा कुछ बना सकते हैं, उसे टिम्बर कहते हैं। तो वो टिम्बर देते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट थिंग जैसे बंबू, मेडिसन, गम्स, रेजिन, रबर, ऑयल, खूब सारी चीजें। ठीक है। सेंटेड ऑयल का मतलब ऐसी ऑयल जो स्मेल देते हैं, जैसे कि सैंडल, ठीक है, चंदन। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो मेंटेन इट। फॉरेस्ट जो होता है बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है और साथ में उसको मेंटेन करता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने टाइप के लिविंग थिंग्स है, उससे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे इस बायोडाइवर्सिटी वर्ड को समझो, जैसे एक जगह पर मान लो 5 जानवर है और 5 गाय हैं, और दूसरी जगह पर 3 जानवर खड़े हैं, एक गाय, एक कुत्ता है और एक बकरी है। तो किस जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, दूसरी जगह पर, क्योंकि वहां पर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर से नहीं है, डाइवर्सिटी से मतलब टाइप से। तो जहां फॉरेस्ट होंगे वो बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है अगर ये फॉरेस्ट का उसको हटा दिया जाए, मतलब जिस जगह पे फॉरेस्ट थे वहां पर बहुत ही बड़े अमाउंट में ट्री कट किए जाए, एक दो नहीं, ऐसे बड़े लेवल पे कट किए जाए, तो फॉरेस्ट का जो एरिया वो कम हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट एंड रिडक्शन इन फॉरेस्ट लैंड, वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, पहला सॉइल इरोजन होने लगेगा, दूसरा फॉरेस्ट लाइफ जो होगी, वाइल्ड लाइफ होगी, वो खतरे में हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, वहां फॉरेस्ट रहेगी नहीं, सॉइल इरोजन हो जाएगा, तो वहां पे फिर बाद में भी कोई प्लांट नहीं लग सकते। धीरे धीरे जो सॉइल होगी बिल्कुल फर्टाइल रहेगी नहीं, और फिर डेजर्ट की सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि उन्हें एब्जॉर्ब करने वाला, उन्हें क्लीन करने वाला कोई होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ड्यू टू कटिंग ट्रीज ऑन हिल। देखो अगर मान लो किसी जगह पर हिल है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ठीक है, और यहां पर अपन ने सारे क्या कर दिए, ट्री कट कर दिए, तो यहाँ की जो सॉइल है, मतलब जो है वो ऊपर से निकलते निकलते कहां आ जाएगी, बारिश के साथ साथ आसपास की रिवर में चली जाएगी, जिससे रिवर की जो डेप्थ है वो कम होने लगेगी, क्योंकि उसमें सॉइल डिपॉजिट होने लग जाएगी। और इससे क्या होगा, अब हल्की सी भी बारिश ज्यादा हो गई तो वो पानी कहां आ जाएगा, रिवर से बाहर आ जाएगा, और फ्लड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या है कि ड्यू टू कटिंग ट्रीज ऑन हिल, सॉइल फ्लो विथ रेन टू रिवर एंड रिवर बिकम सैलो। सैलो मतलब जिसकी डेप्थ कम हो। नाउ अ मीडियम रेनफॉल कॉज फ्लड, उससे भी फ्लड आ जाएगी। फूड, गम्स, रेजिन, रबर, सेंटेड ऑयल, टिम्बर नॉट अवेलेबल, ये सारे होंगे ही नहीं क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। और साथ में क्या आ सकती है, ड्रॉट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है। नेक्स्ट अगला लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करें, तो सबसे पहला है फॉरेस्ट शुड बी केप्ट अप टू द ऑप्टिमल लिमिट, देयर शुड बी इक्वल रेशियो बिटवीन रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन। मतलब फॉरेस्ट के नंबर को हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल तक बना के रखें, जितने अपन ट्री कट कर रहे हैं उतने ट्री वापस लगाएं भी, जिससे वो बैलेंस क्या होगा, बना रहेगा। दूसरा पॉइंट, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर एंड फायर प्रोटेक्शन पाथ शुड बी फॉलो। देखो फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें अपने आप भी आग भी लग सकती है, और ये आग लगना हाई टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें मॉइस्चर की कमी,
ड्राई वुड के अमाउंट बढ़ने की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट में फायर आसानी से लग सकती है। तो इन्हें साइंटिफिक इक्विपमेंट से मेजर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट को, ताकि जहां पर भी ऐसे चांसेस हो कि यहाँ फायर हो सकती है, वहां पे पहले से ही अपन क्या करें, इमरजेंसी बना के रखें, ताकि अगर हल्की फुल्की आग लगे तो अपन उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर वहां आग लग जाएगी तो पूरा फॉरेस्ट जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिट पर्पज एंड जूम कल्टीवेशन शुड बी स्टॉप। मतलब फॉरेस्ट को कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए नहीं काटना चाहिए, और जूम कल्टीवेशन को क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। देखो जूम कल्टीवेशन का डिस्क्रिप्शन आगे दे रखा है, आप वहां से समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। क्या करते हैं कुछ ट्राइबल इलाके में, और पहले लगभग लगभग सभी ऐसा करते थे, किसी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जाते थे, वहां पूरा कटिंग कर देते, उसकी जो लकड़ी वगैरह थी वो सब यूज कर लेते थे और उधर आग लगा देते थे। और वो जो मतलब फॉरेस्ट में आग लगाने से कुछ कट करते थे, ज्यादा तो क्या करते थे वो उसे जला ही देते थे पूरे फॉरेस्ट को। जलने से जो राख मिलती थी वो उसको पड़ी रहने देते थे, किसमें, उसी जगह पर, जिससे वहां की सॉइल थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अब वहां पर वो एग्रीकल्चर करते, 3-4 साल ऐसा करते रहते। उसके बाद में जब वहां सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती तो वहां से मूव कर जाते और किसी दूसरी जगह पे जाके फिर यही प्रोसीजर करते। इसका मतलब ये एक तरीके से फॉरेस्ट को कट करते जाते। ठीक है, अब 3-4 साल में तो वापस फॉरेस्ट तो बनने से रहा, तो धीरे धीरे ये डिफॉरेस्टेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्कड आउट। मतलब देखो डिफॉरेस्टेशन का एक काम ये भी होता है कि लोग क्या करते हैं, पेड़ों को कट करते हैं ताकि उसे जलाएंगे, उससे फ्यूल ऑब्टेन करेंगे, उससे टिम्बर लाएंगे। टिम्बर मतलब फर्नीचर वगैरह बनाने के, तो अपन फर्नीचर बनाने के लिए कुछ और चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल के लिए भी कुछ और चीजें यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अल्टरनेट पे अपन को क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल इंसेक्ट एंड बाय रिमूविंग डिजीज ट्री। मान लो किसी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में बहुत सारे इंसेक्ट फैल रहे हैं और ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को खा जाते हैं, तो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके अपन को क्या करना चाहिए, वहां फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। और अगर मान लो किसी ट्री में पर्टिकुलर कोई डिजीज हो गई, जो डिजीज कम्युनिकेट हो सकती है और अदर ट्री में, तो उन ट्रीज को कट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। मान लो एक फॉरेस्ट ऐसा है जिसमें एक या दो ही तरह की वैरायटी ऑफ प्लांट लगे हुए हैं, और एक दूसरा है जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा तरह के क्या है, प्लांट है, तो उस तरफ वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको पहले मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। अगर नीड हो तो उस तरह के फॉरेस्ट को पहले यूज करना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो, जिसमें यूनिफॉर्म हो, मतलब एक या दो तरह की ही प्लांट लगे हुए, मतलब कम डाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट को पहले यूज करना चाहिए कंपेरेटिवली ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है अवेकिंग पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों को इसके बारे में समझाना चाहिए, एजुकेशन में ये डालना चाहिए। जैसे अभी राइट नाउ आपकी बुक में ये चैप्टर होने का मोटिव यही है कि आप इन सारी चीजों को समझे। नेक्स्ट है द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो रूल रेगुलेशन होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, उसको स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मतलब उसे अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई मान लो उसे तोड़े तो उसे पनिश करने के लिए बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि लोगों का डर हो कि भाई ऐसा नहीं करें। नेक्स्ट है इंकरेज एंड गिव इंपोर्टेंस टू सोशल फॉरेस्ट्री। अब देखो सोशल फॉरेस्ट्री का डिस्क्रिप्शन भी आगे है, मैं बता देता हूं। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है गवर्नमेंट लेवल पे और दूसरे एनजीओ लेवल पे, और जो लोग है पर्सनल लेवल पे ज्यादा से ज्यादा क्या करे, प्लांटेशन करे, जितना ज्यादा हो सके प्लांट लगाए। और इन प्लांटेशन का मोटिव क्या होना चाहिए, एक तो डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, एक ऐसी जगह जहां फॉरेस्ट कम है वहां पे भी मतलब क्या करना है, ट्री लगाना है, मतलब जहां ट्री कम है वहां ट्री लगाना है, या जहां पे भी ट्री लगाए जा सकते हैं, जैसे रोड साइड में ट्री लगा सकते हैं, कहीं पे मंदिर है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, वहां पे ट्री लगा सकते हैं, लोग अपने घरों में अपनी जो लोकल जगह है वहां पे ट्री लगा सकते हैं। तो एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाती है जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, वहां की लोकल अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होती है, और उनका एक ही मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्लांटेशन करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोशल फॉरेस्ट्री और जूम कल्टीवेशन का डिस्क्रिप्शन आगे। एक और चीज मैं समझा देता हूं, जूम कल्टीवेशन जो है उसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जूम कल्टीवेशन इज प्राइमरी रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब जूम कल्टीवेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन का एक प्राइमरी रीजन है, क्योंकि ऑफकोर्स है वहां पे पूरी लैंड को साफ करके कल्टीवेशन किया जाता है। एक ये आपको पूछ सकते हैं कि कहां कहां अभी भी जूम कल्टीवेशन होता है, तो नागालैंड, असम,
आसपास की एक जो जगह है वहां पर ट्राइबल जो लोग हैं वो अभी भी क्या करते हैं, जूम कल्टीवेशन करते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप आगे की स्लाइड में दिया हुआ है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। एक जूम कल्टीवेशन की जब आप डेफिनेशन नोट करेंगे आगे से, तो उसमें एक वर्ड आएगा फ्लोरा। उसको समझा देता हूं। किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो भी वेजिटेशन, जो भी प्लांट लगते हैं उसको कहते हैं फ्लोरा। और उस पर्टिकुलर जगह पर जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं फोना। ठीक है, जैसे जोधपुर में लगने वाले प्लांट का कलेक्शन फ्लोरा कहलाएगा। जोधपुर में लगने वाले या जोधपुर के जो एनिमल्स है उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, फोना। तो अगर जयपुर, फोना ऑफ जयपुर बोलूं तो इसका क्या मतलब है, जयपुर के सारे एनिमल्स का कलेक्शन। फ्लोरा ऑफ जैसलमेर बोलूं तो जैसलमेर में लगने वाले प्लांट्स का कलेक्शन। फ्लोरा ऑफ उदयपुर बोलूं तो उदयपुर में कौन कौन से प्लांट्स वगैरह लगते हैं उनका कलेक्शन। तो जूम कल्टीवेशन की डेफिनेशन में किसी एक पर्टिकुलर जगह का फ्लोरा बिल्कुल साफ कर दिया जाता है और फिर वहां पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, और वो साफ करने के लिए वो उसे जलाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, आप आगे की स्लाइड से नोट कर दो। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। तो उम्मीद करूंगा आप खूब खुश रहेंगे, खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे और खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।